जवाब दीजिएगा। एमिनो अम्ल मिलते हैं कहाँ से? प्रोटीन से, प्रोटीन से मिलते हैं, प्रोटीन से। यानी कि प्रोटीन जो बना होता है, प्रोटीन जो बना होता है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल के मिलने से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन। और प्रोटीन का जो एक कण होता है, प्रोटीन का जो एक कण होता है, कण जो होता है वह 20 20 एमिनो अम्ल के द्वारा बनता है, 20 एमिनो अम्ल के द्वारा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु, मानव निर्मित तंतु के बारे में बताना है। मानव निर्मित तंतु कौन सा है? तो रेयॉन। रेयॉन क्या है? मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु है रेयॉन। अंजलि कुमारी जी, रियाल, रियाल नहीं होगा, रेयॉन होगा, रेयॉन, रेयॉन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? विटामिन सहायता नहीं करता है किसमें? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाचन क्रिया में। यानी कि पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है, पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन, विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोग, रोग, रोग से लड़ने, लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है, रोग से लड़ने में मददगार होता है विटामिन। यह पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दूषित जल, दूषित जल यानी कि प्रदूषित जल जो होता है, जल जो होता है दूषित, उसके द्वारा, उसके द्वारा फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोराइसिस, फ्लोराइसिस जो बीमारी है वह नहीं होता है। दूषित जल के द्वारा फ्लोरो, फ्लोराइसिस, फ्लोराइसिस बीमारी नहीं होता है। दूषित जल के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? टाइफाइड होता है, टाइफाइड, टाइफाइड होता है। दूषित जल के द्वारा टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि, ध्वनि जो है, ध्वनि जो है वो उत्पन्न करता है सबसे अधिक तीव्रता का, तीव्रता का। तो ये ऑप्शन के, ऑप्शन के आधार पर आंसर है, ऑप्शन के आधार पर आंसर है, ऑप्शन के आधार पर आंसर है क्या है? बाघ हो जाएगा आंसर। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ, बाघ। और ठोस माध्यम में, ठोस माध्यम में अधिक, ठोस माध्यम में ध्वनि की, ध्वनि की जो गति होता है ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। और सबसे कम होता है वायु में, वायु में सबसे कम, सबसे कम गति होता है, सबसे कम गति होता है वायु में। और ठोस में सबसे अधिक गति होता है ध्वनि का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोटर चालक की, मोटर चालक, मोटर चालक यानी कि गाड़ी, गाड़ी जो चालक होता है, गाड़ी चालक जो होता है, गाड़ी चालक जो होता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करता है? पीछे की वस्तु को देखने के लिए मोटर वाहक जो होता है वो कौन सा दर्पण का यूज करता है? तो उत्तल दर्पण का यूज करता है, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। और हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट जो होता है मोटर चालक, मोटर गाड़ी में जो होता है हेडलाइट, उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन परत जो है, ओजोन परत यह मनुष्य की रक्षा करता है कैसे? ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। कुमारी माया जी, सही है आपका आंसर, पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से मदद, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है, जिससे बचाता है कौन? ओजोन परत, ओजोन परत बचाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। सही है, आपका भी आंसर सही है, आयरन, आयरन हो जाएगा आंसर, आयरन हो जाएगा। जितना ज्यादा कमेंट कीजिएगा आंसर उतना ज्यादा याद हो जाएगा और उतने ज्यादा दिनों के लिए याद हो जाएगा। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए आंसर।
क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? लाइपेज का स्राव मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में, यानी कि भोजन का जो पाचन होता है उसके संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ पर होता है? लाइपेज का स्राव कहाँ पर होता है? तो अमाशय में। अमाशय में लाइपेज का स्राव कहाँ पर होता है? अमाशय में। अमाशय में सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। लोहा जो होता है मानव शरीर में लौह की मात्रा जो है वह सबसे अधिक मिलता है किससे? तो पालक से मिलता है। पालक में सबसे अधिक लौह की मात्रा होती है। पालक में सबसे अधिक लौह की मात्रा होती है, इसीलिए लौह की जो पूर्ति होती है शरीर में वह सबसे अधिक पालक से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र दिया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? यकृत में विटामिन का नाम बताना है। विटामिन का नाम बताना है। यकृत में जो संचित किया जाता है विटामिन, उसका नाम बताना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कृष्णा कुमार जी सही है। पित्त, विटामिन का नाम पूछ रहे हैं। विटामिन का, विटामिन ए, अंजलि कुमारी सही है। विटामिन ए हो जाएगा आंसर। और यकृत में क्या होता है? पित्त। पित्त जो होता है, पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त, और यह पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है। और पित्त का कार्य क्या होता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्त जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट भोजन के पाचन में नहीं, वसा के पाचन में अधिक सहायक होता है पित्त। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे? बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा, यानी कि मिट्टी का प्रयोग न करके जब पौधे को उगाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट, बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से, यानी कि पानी जब डालते हैं कैल्शियम कार्बाइड पर तो उससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल जल का प्रयोग करते हैं या पानी का प्रयोग करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। एसिटिलीन गैस जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। को फलों को पकाता है कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। और एथिलीन एथ, इथिलीन इथिलीन जो होता है वह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से पकाता है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है एथिलीन। एथिलीन प्राकृतिक रूप से और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एल्टीमीटर। क्या कहलाता है? एल्टीमीटर। कुमारी माया जी सही है आपका। एल्टीमीटर एल्टीमीटर कहलाता है। एल्टीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर, यानी कि विद्युत चालित जो आयरन होता है, आयरन जो होता है उसमें जो हीटर होता है, गर्म करने वाला जो होता है हीटर हीटर जो होता है वह किस तत्व का बना होता है?
इलेक्ट्रिक चालक आयरन में हीटर जो होता है वो किस तत्व का बना होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। 5 मिनट में आता हूँ। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त होता है हीटर। हीटर में जो हीटर में जो प्रयोग किया जाता है तत्व वो कौन सा है? कौन सा है? नाइक्रोम। नाइक्रोम तत्व का प्रयोग किया जाता है हीटर में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जूल सेकेंड इकाई है। जूल जूल सेकेंड जो इकाई है वो किसका है? जूल सेकेंड इकाई है। जूल सेकेंड इकाई है कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग की इकाई है जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि का अध्ययन। अध्ययन वाला जो हम प्रश्न कर रहे थे तो उस समय बहुत सारा अध्ययन के बारे में देखे थे, तो अभी भी याद होना चाहिए, याद होगा आप लोगों को। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, यानी कि कोई प्रकाश किरण जो होता है, प्रकाश किरण वह वायु से जल में प्रवेश करता है। वायु से जल में प्रवेश करता है। एकॉस्टिक। वायु से जल में प्रवेश करता है तो तरंग दैर्घ्य उसका क्या होता है? घट जाता है। तरंग दैर्घ्य घट जाता है। तरंग दैर्घ्य घट जाता है। वायु जो होता है यह विरल होता है, विरल माध्यम। विरल माध्यम होता है। और जल जो होता है सघन होता है। सघन सघन माध्यम होता है। और जब विरल से सघन में जब जाता है प्रकाश की किरण तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाता है। घट जाता है। जब विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। जल सघन माध्यम है, सही है निकी ठाकुर जी। जल सघन माध्यम है और वायु क्या है? विरल माध्यम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह किस लिए करते हैं? ट्रांसफार्मर का प्रयोग हटेगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए? तो यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में निम्न एसी वोल्टेज में निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। और निम्न को निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। यानी कि यह केवल एसी पर कार्य करता है। एसी वोल्टेज पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वह केवल एसी वोल्टेज पर कार्य करता है वोल्टेज चेंज करने में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वोल्टेज को चेंज करने में, यानी कि कम है तो बढ़ाने में और ज्यादा है तो कमाने में। और यह केवल एसी पर ही कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गौ। ये गौ है। गौ यानी कि गाय का जो दूध है, गाय का दूध में जो पीलापन होता है, गाय का दूध जो होता है, पीलापन जो होता है गाय के दूध में, गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाय के दूध में पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में अगर पूछा जाए कि कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है कैरोटीन के कारण। सही है। कैरोटीन के कारण दूध का पीलापन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? बालू बालू टिब्बा बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? टिब्बा बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? पवन का कार्य यानी कि हवा के द्वारा बालू का जो है वह टिब्बा यानी कि ढेरी जो है बन जाता है। बालू का टिब्बा बन जाता है पवन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक कौन सा
रक्त समूह के बारे में बताना है, रक्त समूह के बारे में। सर्वाधिक रक्तदाता है, रक्तदाता है तो कौन सा है? सर्वाधिक रक्तदाता कौन सा है? सर आज फर्स्ट क्लास है। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए आप, पहला क्लास है तो करके देख लीजिए, रिवीजन हो रहा है। और देख लीजिए आज का क्लास करके याद होता है कि नहीं, 2-3 दिन क्लास करके देखिए और ध्यान से देखिएगा तो याद होगा ही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न? कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है? सर्वाधिक रक्तदाता है कौन सा? ओ। ओ निगेटिव हो जाएगा, ओ निगेटिव हो जाएगा। और सर्वग्राही कहेगा, सर्वग्राही, सर्वग्राही कहेगा, अगर सर्वग्राही कहेगा तो कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी हो जाएगा। ओ निगेटिव, ओ निगेटिव सही है, ओ निगेटिव हो जाएगा। और सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आर्द्रता संबंधित है, आर्द्रता जो है, आर्द्रता जो है वो संबंधित है किससे? आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। वायु में उपस्थित तापमान और नमी से संबंधित है आर्द्रता। आर्द्रता संबंधित है वायु में तापमान और नमी से। वायु में तापमान और नमी से संबंधित है आर्द्रता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? जवाब दीजिएगा आप लोग। पेट्रोल का ऑक्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन जो होता है पेट्रोल का मुख्य संघटक है। और ऑक्टेन में क्या करते हैं? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को जांच करते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता को, गुणवत्ता, गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की जाती है। पेट्रोल के गुणवत्ता की जांच की जाती है ऑक्टेन में। और डीजल की गुणवत्ता, डीजल, डीजल की गुणवत्ता सीटेन में, सीटेन संख्या में, सीटेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता जांच की जाती है। सीटेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता जांच की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन के द्वारा और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों को ही पता होगा इसका आंसर। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग जवाब दीजिएगा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर, डॉक्टर मार्टिन कूपर मोबाइल का आविष्कार किया था, डॉक्टर मार्टिन कूपर। सही है आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डीओएस, डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम है क्या? यानी कि डीओएस जो है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका कार्य क्या है? तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी को नियंत्रित करता है। यानी कि सभी बुनियादी कंप्यूटर में जो सभी बुनियादी प्रचालन होता है, प्रचालन उसको नियंत्रित करता है। सभी बुनियादी परिचालन को नियंत्रित करता है कौन? डीओएस। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी इसका डीओएस का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा बनने का कारण, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, मृग, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सही है आपका आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है या मृग तृष्णा बनने का कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? भरपूर लौह तत्व पाया जाता है किसमें? लौह तत्व पाया जाता है, भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा हरी सब्जी, हरी सब्जी। और इससे पहले प्रश्न आया था ये वाला कि पालक की मात्रा, पालक में लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हरी सब्जी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। और हरी सब्जी में भी किसमें? तो पालक में।
पालक में, हरी सब्जी में भी पालक में सबसे अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही आंसर आपका। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है ग्रसिका। ग्रसिका एक नली है। ग्रसिका एक नली है जो डैश भी कहलाती है, यानी कि ग्रसिका को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? आहार नली। ग्रसिका को ही आहार नली कहते हैं। ग्रसिका को ही आहार नली या ग्रसनी भी कहते हैं। ग्रसिका को ही आहार नली या ग्रसनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर, यानी कि भूकंप भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ, सुनामी उत्पन्न हुआ तो रिएक्टर स्केल पर डैश पाया जाता है। यानी कि रिएक्टर स्केल के द्वारा जो भूकंप जांच करते हैं, रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप को जो जांच करते हैं, तो सुनामी जो उत्पन्न होता है उसमें रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी बताती है? भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? तो 9.3, 9.3 होता है तीव्रता। यानी कि 9.3 के तीव्रता से आएगा तब सुनामी उत्पन्न होगा। भूकंप जो है 9.3 के स्पीड से आएगा तो सुनामी उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं। तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं किसमें? तो तारक केंद्र में। क्या हो जाएगा आंसर? तारक केंद्र में। तारक केंद्र में। तारक केंद्र में। कुमारी माया जी, तारक केंद्र सही आपका आंसर। और तारक केंद्र जो है का खोज किसने किया था? खोज या नामकरण कहे तो किसने किया था? बोबेरी ने। बोबेरी ने। बोबेरी ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है? वह कौन सा बल है? बल बल के बारे में बताना है जो इसके कारण पिंड जो है, पिंड जो है धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है। यानी कि धरती का जो पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र की ओर कोई भी पिंड अगर खींचा जाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई भी पिंड पृथ्वी की से खींचा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल सही है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्लास 9:15 पर स्टार्ट हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? किसी कंपनिक पिंड, यानी कि कंपन जो करता है, वो कंपन करने वाला पिंड कि अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? किसी कंपनिक किसी कंपनिक यानी कि कंपन करने वाला पिंड के अपनी माध्य स्थिति से माध्य स्थिति से माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो आयाम कहा जाता है। आयाम कहा जाता है। जैसे तरंग दैर्ध्य जो है वह लंबवत लंबवत गमन करती है। ऐसे लंबवत। तो ये जो माध्य स्थिति है इसे क्या कहते हैं? माध्य स्थिति। माध्य माध्य स्थिति से कहते हैं। और इससे अधिकतम अधिकतम क्या है? अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसे, यानी कि इसे ही क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आयाम आयाम कहते हैं। आयाम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अरडी अरडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? यानी कि बीज है यह बीज है किसी पौधे का बीज है, इसका नाम है अरडी। अरडी का जो बीज होता है वो कौन सा, उसका कौन सा भाग जो है उससे तेल निकलता है? कौन सा भाग से तेल निकलता है? तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म से, अरडी के बीज से एंडोस्पर्म भाग से तेल निकलता है। एंडोस्पर्म भाग से तेल निकलता है। सही आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में
तैराक तैराक जो होता है जो तैरता है जल में, नदी के मुकाबले उसे समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि नदी से जब समुद्र में जब जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से ज्यादा होता है, साधारण पानी से ज्यादा होता है, यानी कि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वह नदी के पानी से ज्यादा होता है, जिसके कारण समुद्र के पानी में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण तैरना आसान हो जाता है। समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्णांध रोग की खोज किसने किया था? वर्णांध रोग यानी कि वर्णांधता वाला जो रोग होता है, वाला जो रोग होता है, जैसे कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 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 क्या है? वर्णांधता वाला रोग है। इस रोग की खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। हीमोफीलिया जो वर्णांधता से होने वाला रोग है, इसकी खोज जॉन डाल्टन ने, सही है आपका आंसर, जॉन डाल्टन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, ज्यादा टाइम नहीं लेना है प्रश्न पे। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी, यानी कि किसी गुणधर्म का नाम बताना है जिसके कारण पानी से भरे बर्तन में अगर कोई छड़ी 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 डुबाई जाती है तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मुड़ा हुई मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होती है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। चलिए सही है आपका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर यानी कि सूर्य के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य का जो पृष्ठ का तापमान होता है वो लगभग कितना होता है? सूर्य के पृष्ठ का जो तापमान होता है कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे। खत्म हो गया। चलिए आज थोड़ा लंबा क्लास हो गया है, इसलिए पिछले क्लास में जो बताए थे मानव शरीर का कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, तो उससे जो बनने वाला प्रश्न था, जो लगभग कितना प्रश्न है? 35 40 प्रश्न है। तो ये आज थोड़ा लंबा क्लास हो गया, इसीलिए आज नहीं कराएंगे। कल दिन में 1 बजे वाला जो क्लास चलता है उसी में ये वाला भी प्रश्न करवा देंगे। तो आप लोग कल 1 या 1:30 बजे से जो क्लास चलता है, 1:30 बजे से क्लास चलता है, उसमें आइएगा और ये क्लास भी हो जाएगा प्रश्न, जो इससे पहले पिछले क्लास में जो बताए थे मानव शरीर का प्रमुख तथ्य, मानव शरीर के बारे में, उससे बना हुआ ये प्रश्न है, 40 प्रश्न। तो चलिए, मेरा लास्ट प्रश्न हो गया। अब आएंगे शशिकांत सर। आप लोग जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए क्लास कीजिए, अब लास्ट वाला क्लास है कर लीजिए। थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए आज नहीं कराया क्वेश्चन। आइए शशिकांत सर।